Hey everyone, this is Shelly Gulati welcoming all to my YouTube channel Great Door। कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी लंबे टाइम बाद ऐसा लग रहा है मिल रहे हो, है ना? क्लासेस स्किप हो गई फिर। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? मैंने पोस्ट कर दिया था, प्रॉब्लम शेयर कर दी थी और चलो वो सब बात की हैं, हो चुकी हैं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले अपनी जल्दी से क्लास, ठीक है ना? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। देखो, म्यूटेशन हम चाहें तो एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना? एक एक लाइन में सारे टॉपिक सब टॉपिक्स को पढ़ा निपटाया और हो गया म्यूटेशन कंप्लीट। लेकिन आप लोग एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जो लोग यूपी टीजीटी बायोलॉजी की कर रहे हो, ठीक है ना? दोनों के लिए देखो क्लासेस ये हेल्पफुल है, ठीक है ना? कोर्स सिलेबस सेम ही है ना? लेकिन मैं यही कहूँगी, देखो हम लोग एक क्लास में नहीं करने वाले हैं म्यूटेशन को फिनिश, क्योंकि एक लाइन में निपटा देंगे तो आप जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक सिंगल टॉपिक जो सिर्फ एक लाइन का दिखता है ना, सिर्फ समझने के लिए, उसमें बहुत कुछ है। हमने पढ़ा था म्यूटेशन क्या है, चेंज इन सीक्वेंस, बस हो गया म्यूटेशन? नहीं, बहुत कुछ है म्यूटेशन में पढ़ने के लिए। तो हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे अच्छे से। तो ये क्लास जो है कल भी रहेगी, ठीक है ना? म्यूटेशन आज सिर्फ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, काफ़ी सारे टॉपिक हैं, आराम आराम से हम पढ़ेंगे। एक क्लास में निपटाने का मतलब है बस क्लास जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाली बातें हैं, हम वो चीज़ नहीं करेंगे। हर चीज़ को हमें डिटेल में पढ़ना ही है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा टॉपिक म्यूटेशन। म्यूटेशन है क्या? अ म्यूटेशन इज अ सडन permanent change in the DNA sequence of an organism. It can affect a single gene or last section of a chromosome. म्यूटेशन क्या है? एक सडन, अचानक और परमानेंट चेंज आना डीएनए सीक्वेंस में, ठीक है ना? एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में एक अचानक आने वाला और परमानेंट चेंज, वो है म्यूटेशन। ये सिर्फ एक सिंगल जीन को भी अफेक्ट करता है या फिर क्रोमोसोम के लास्ट सेशन को भी। क्लियर? देखो, ह्यूगो डी व्राइस 1902 was the first to propose the concept of mutation based on his experiment on the evening primrose। देखो, जो ह्यूगो डी व्राइस हैं, इन्होंने 1902 में, ठीक है ना, प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट म्यूटेशन का उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पे। उनका एक्सपेरिमेंट किस पे था? इवनिंग प्राइमोस पे। इवनिंग प्राइमोस क्या है ये? इवनिंग प्राइमोस है क्या? चलो देखो, इवनिंग प्राइमोस ये है हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट। ये है हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना? जिसका यूज़ किसमें किया गया? जेनेटिक्स के अर्ली एक्सपेरिमेंट में किया गया था। क्लियर? प्राइमोस जो है हमारा इवनिंग प्राइमोस एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है ना? इसका यूज़ जेनेटिक्स के अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में किया गया था। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम हो गया हमारा इनोथेरा। एक मिनट, इनोथेरा, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। इनोथेरा लम्कियाना, इसे ऐसे हिंदी में हम प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना? फ्लावरिंग प्लांट है इनोथेरा लम्कियाना, ठीक है ना? द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डी व्राइस। ये जो टर्म है म्यूटेशन, किसने दिया? ये दिया ह्यूगो डी व्रीस ने, ठीक है? अच्छा चलो थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो प्लांट है प्राइमोस, इवनिंग प्राइमोस, इस प्लांट पर ह्यूगो डी व्रीस ने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ठीक है ना? इवनिंग प्राइमोस पे ही ह्यूगो डी व्रीस ने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। क्लियर? म्यूटेशन for first observed scientists saw sudden changes in traits like flower color or plant height that could not be explained by normal inheritance। म्यूटेशंस को फर्स्ट ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, ठीक है ना? उन्होंने देखा कुछ सडन चेंज ट्रेट्स के अंदर, जैसे कि फ्लावर का कलर हो गया, प्लांट की हाइट हो गई। ये नॉर्मल इनहेरिटेंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है?
चलिए आगे बढ़े। अच्छा, तो फिर अभी हमने अच्छा एक बात करी जो म्यूटेशंस वर फर्स्ट ऑब्जर्व साइंटिस्ट सॉ सडन चेंजेस इन ट्रेट्स, ये क्या है? ठीक है ना, ये जो मैं लिखा है ये मैं रेस कर रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ यानी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए, ठीक है ना, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे लक्षण देखे जो माता पिता से संतानों में, ठीक है ना, उनकी जो ऑफस्प्रिंग है उसमें सामान्य तरीके से नहीं आ रहे थे, ठीक है ना, और अचानक जो चेंजेस बात हुई ये ट्रेड्स की, ठीक है ना, अचानक आ गए थे। वैज्ञानिकों ने ये समझा कि ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस हैं, ठीक है ना, ये जो चेंजेस हैं ये अचानक और स्थायी, यानी स्थायी परिवर्तन, यानी स्थायी, ये जो अचानक और स्थायी परिवर्तन है, परिवर्तन मतलब म्यूटेशन की वजह से हुआ है। क्लियर? यानी जब कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए जो माता पिता से संतानों में सामान्य तरीके से नहीं आ रहे थे, ठीक है ना, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, लक्षण ट्रेट्स की बात हो रही है इसमें, ठीक है ना, सामान्य तरीके से नहीं आ रहे थे, लिखा है ना, दैट कॉन्ट नॉट बी एक्सप्लेन बाय नॉर्मल इनहेरिटेंस। तो वैज्ञानिकों ने ये समझा कि ये जो सडन और ये जो चेंजेस है, ठीक है ना, ट्रेट्स के अंदर, यानी अचानक और स्थायी परिवर्तन जो है ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। आगे बढ़ें। Who first observed a mutation? ये है सेठ राइट, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम सेठ राइट, सेठ राइट, 1792 में, ठीक है ना, इन्होंने ऑब्जर्व किया म्यूटेशन। ये कौन है? ये एक अमेरिकन फार्मर है, ठीक है ना। ही नोटिस अ शॉर्ट लेग्ड शीप कॉल्ड एनकॉन शीप इन द फ्लॉक। उन्होंने ये देखा, उन्होंने नोटिस किया सब शीप में से एक शॉर्ट लेग्ड शीप है। नॉर्मल जो हाइट और सॉरी लेंथ होनी चाहिए शिप की, ठीक है ना, जितनी होनी चाहिए उससे कम है, ठीक है ना। तो उन्होंने नोटिस किया एक शॉर्ट लेग्ड शिप है, ठीक है, जिसे एनकॉन शिप कहते हैं, ठीक है। दिस वॉज अ नेचुरल म्यूटेशन, वो एक नेचुरल म्यूटेशन था। द लेग्स वर शॉर्ट, जो पैर थे वो छोटे थे, और जो शीप थी, ठीक है ना, वो जंप नहीं कर पा रही थी ओवर फेंसेस। फेंसेस वो तारे नहीं लगी होती ताकि भेड़ बकरी जो है वो बाहर ना चली जाए। जैसे एक फार्म है, ठीक है, एक खेत है, हम देखते नहीं है फेंसिंग तारे वगैरह लगी होती हैं ताकि कुछ बाहर का एनिमल अंदर ना आ जाए, और अंदर अगर शीप है या वो लोग बाहर जंप ना कर पाए, ठीक है। लेकिन वो जो थी उसके पैर कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, ठीक है, वो जंप नहीं कर पा रही थी। ही सेलेक्टिवली ब्रीड दिस शिप एंड क्रिएटेड अ न्यू ब्रीड, तो उन्होंने इस ब्रीड से एक न्यू ब्रीड क्रिएट करी, ठीक है। बट एट दैट टाइम ही डिड नॉट नो इट वाज ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जो सब हो रहा है ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। क्लियर 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 क्लियर। तो हु फर्स्ट ऑब्जर्व द म्यूटेशन? सेठ राइट। लेकिन ऑब्जर्व इन्होंने किया, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था ना कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। ये पॉइंट्स नोट करना चाहें तो कर लीजिए। आगे बढ़े। ह्यूगो डी व्रीज फॉर साइंटिफिकली एक्सप्लेन म्यूटेशन एंड कॉइन द टर्म म्यूटेशन। देखो कई बुक्स में मेंशन भी है कई जगह की ऑब्जर्व जो किया था फर्स्ट ह्यूगो डी व्रीज ने किया था, तो मोस्टली जगह पे यही आपको मिलेगा, ठीक है ना। आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेगा, क्योंकि जो हमारे सेठ राइट थे, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया लेकिन उन्हें पता ही नहीं था ना ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, उन्हें ये पता ही नहीं था। जो ये शीप थी एनकॉन शीप, ठीक है ना, जिसके लेग छोटे थे, एक्स्ट्रा छोटे थे, ठीक है ना, तो उन्हें पता ही नहीं था जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन ह्यूगो डी व्रीज ने साइंटिफिकली इसे एक्सप्लेन किया कि म्यूटेशन क्या है, और उसको नाम दिया म्यूटेशन। ये एक डच साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने काम किया था, हमने अभी पढ़ा, इन्होंने काम किया था इनोथेरा लामकियाना पे, ठीक है ना। ये क्या है? इवनिंग प्राइमरोज है, एक फ्लावरिंग प्लांट है ये। उन्होंने सडन ऑन इनहेरिटेबल चेंजेस देखे प्लांट्स में, जिसको उन्होंने नाम दे दिया म्यूटेशन। उन्होंने ही प्रपोज की थी म्यूटेशन थ्योरी,
और उन्होंने बताया था न्यू ट्रेड्स और स्पेशीज अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। जो नए ट्रेड्स हैं और स्पेशीज़ हैं वो कहाँ से आ रही हैं? म्यूटेशन की वजह से ही ये न्यू ट्रेड्स और स्पेशीज़ क्रिएट हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन को हम इंड्यूसर म्यूटेशन भी कह सकते हैं। एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन is a mutation that does not occur naturally but is initially caused by external agents called mutation। ठीक है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है? ये एक ऐसा म्यूटेशन है जो नेचुरली नहीं हो रहा बल्कि कराया जा रहा है। ठीक है ना, सॉरी मतलब हो रहा है। कैसे हो रहा है ये? इनिशियली कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट्स, बाहरी एजेंट्स की वजह से ये हो रहा है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इन एजेंट्स को? हम बोलते हैं म्यूटेशंस। जो ये एक्सटर्नल एजेंट्स है इसको हम बोलेंगे म्यूटेशंस। देखिए ये जो एजेंट्स हैं, ठीक है ना, ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बायोलॉजिकल इन नेचर। म्यूटेशंस होते क्या हैं? ये वो एजेंट्स होते हैं जो कॉज करते हैं म्यूटेशन। क्लियर? चलो आगे वन बाय वन हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंड्यूसर्स यानी म्यूटेशंस। पहला आ गया हमारा फिजिकल म्यूटेशंस। रेडिएशंस दैट डैमेज डीएनए। ऐसी रेडिएशंस जो डीएनए को डैमेज करती हैं, जैसे एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज। यूवी रेज कॉजेज थाइमाइन डिमर्स इन डीएनए। ठीक है ना, एक मिनट, चलो पेन ले लिया जाए। देखिए जो यूवी लाइट होती है, ठीक है ना, जो यूवी रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो क्या करती हैं, क्या कॉज करती हैं? थाइमिन डिमर बनाती हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होता है? जिससे आपका म्यूटेशन होता है। ठीक है ना, तो ये जो रेडिएशन है वो डीएनए को डैमेज करती हैं। नोट करना चाहें तो कर लीजिए। यूवी किरणें जो होती हैं वो डीएनए में थाइमिन डिमर बनाती हैं, जिस वजह से म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल म्यूटेशंस। केमिकल्स दैट इंटरेक्ट विद डीएनए एंड कॉज म्यूटेशंस। ऐसे केमिकल्स जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं और म्यूटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, सॉरी कौन कौन से हो गए? मस्टर्ड गैस, नाइट्रोस एसिड, बेस एनालॉग्स, और आपका हो गया ये एल्काइलेटिंग एजेंट्स और एक्रिडीन डाइस। बेस एनालॉग्स में आपका एग्जाम्पल हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, चलो देख लेते हैं। ब्रोमो यूरासिल, ब्रोमो यूरासिल। ठीक है ना, 5 बेस एनालॉग्स जैसे 5 ब्रोमो यूरासिल। ठीक है, और एल्कालेटिंग एजेंट्स हो गए आपके ईएमएस और एमएमएस। देन एक्रिडीन डाई। ये सब हो गए आपके केमिकल म्यूटेशंस। अच्छा चलो, अब जब बात कर ही रहे हैं तो जान लेते हैं कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स ये ईएमएस और एमएमएस है क्या। जानना चाहते हो? पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर नहीं पता तो चलो हम देख लेते हैं। देखें देखें, चलो देखो क्या है ये। बोथ ईएमएस एंड एमएमएस क्या है? ये आर एल्काइलेटिंग एजेंट। which are chemically, अरे यार ये पेन, which are chemical that add an alkyl group। जैसे कौन कौन से हो गए आपके? 3,2H5 to the basis of DNA causing a mutation। चलिए
ये क्या हो गया सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या हो गया, ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, और ये C2H5 ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप। देखिए EMS और MMS दोनों हो गए हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। ये वो केमिकल्स हैं जो ऐड करते हैं एल्काइल ग्रुप को, ठीक है। फॉर एग्जांपल एथाइल ग्रुप या मेथाइल ग्रुप, किससे, डीएनए के बेस से, जिससे क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से ही नोट कर लीजिए, ये दोनों हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो ऐड करते हैं एल्काइल ग्रुप, मिथाइल एंड इथाइल डीएनए बेसिस से, जो कॉज करते हैं म्यूटेशन। आगे बढ़े, देखो पेन बदल लूँ मैं, रुक जाओ। देखो जो हमारा ये सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, ये CH3 क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप which is a simple alkyl group consisting of one carbon atom, ठीक है ना, कार्बन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स। जो हमारा ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये एक सिंपल एल्काइल ग्रुप है जिसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम होगा और 3 होंगे हाइड्रोजन एटम। क्लियर। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाला हमारा, ये नोट करना चाहो तो कर लो, बड़े। ओके, सेकंड हमारा कौन सा हो गया, इथाइल ग्रुप, ठीक है ना, C2H5, ठीक है ना, C2H5। ये क्या होगा, इज कॉल्ड एन इथाइल ग्रुप which consists of टू कार्बन एटम्स, कार्बन हो गई है ना, सी से हम करते हैं नोट एटम्स, एंड 5 हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स। अरे यार ये पेन ना, हाइड्रोजन एटम्स, चलो ठीक है ना। तो ये हमारा इथाइल ग्रुप हो गया जिसमें क्या होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे और 5 होंगे हमारे हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अच्छा ये जो EMS MMS है, एक बार इसको भी समझ लें कि ये क्या है ना, पेपर में क्या पता क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। EMS, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एथाइल मेथन सल्फोनेट, ठीक है ना, एथाइल मेथन सल्फोनेट। इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इथाइल मेथेन सल्फोनेट, ठीक है। चलो देखें अब इसे क्या है, ये बहुत पावरफुल केमिकल म्यूटेशन है, ठीक है ना, इट इज वेरी पावरफुल केमिकल म्यूटेशन, ठीक है ना। ये रिएक्ट करेगा ग्वानिन के साथ इन DNA, इट reacts with guanine in DNA, ठीक है ना, guanine in DNA and athletes एथलीट्स इट का मतलब क्या हुआ, एथलीट्स इट का मतलब हुआ, ये क्या जोड़ देता है, इथाइल ग्रुप, ऐड इथाइल ग्रुप,
ठीक है, ये एक पावरफुल केमिकल म्यूटेजन है, ठीक है ना। म्यूटेजन क्या हो गए, कौन से हो गए, ये देखो अभी हमने पढ़ा था एजेंट्स दैट कॉज म्यूटेशन वाला। अभी रुको, वेट वेट वेट, म्यूटेजन्स वो एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पावरफुल केमिकल म्यूटेजन है जो रिएक्ट करते हैं डीएनए में, किसके साथ, ग्वानिन के साथ, एंड एथिलेट्स इट, एक मिनट पेन ले लें। एथिलेट्स इट का मतलब क्या हुआ, एथिलेट्स इट का मतलब क्या हुआ कि ये इथाइल ग्रुप को जोड़ता है, ठीक है ना, जोड़ देता है, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू मिस्टेक, दिस लीड्स टू मिस्टेक इन बेस पेयरिंग। मतलब क्या होगा, इसमें जो ग्वानिन होगा वो किसके साथ पेयर करेगा, पेयर्स विद एडेनिन इंस्टेड ऑफ साइटोसिन। इससे क्या होगा, म्यूटेशन होगा, कॉजिंग अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का कौन सा टाइप, सब्स्टिट्यूशन। पेन पेन पेन, देखो इससे क्या होगा, बेस पेयरिंग में मिस्टेक हो जाएगी, है ना। ग्वानिन किसके साथ पेयर करेगा, एडेनिन के साथ साइटोसिन की जगह, जिस वजह से हो जाएगी पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इसी का एक टाइप है, ठीक है ना। पॉइंट म्यूटेशन में ही एक टाइप है सब्स्टिट्यूशन, अभी आप आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से पॉइंट म्यूटेशन होगी, और पॉइंट म्यूटेशन का ही टाइप है सब्स्टिट्यूशन, तो पॉइंट म्यूटेशन यानी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यूज़ क्या है इसका, यूज़ क्या है, यूज़ क्या है, चलो यूज़ क्या है इसका। EMS is used in mutation breeding to develop, is used in, ये मैं क्या लिख रही हूँ डबल डबल बार, एक मिनट, is used in mutation breeding to develop new varieties of crops। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग किस लिए होती है, डेवलप करने के लिए, है ना। क्या चीज़, क्रॉप्स की नई नई वेराइटीज़ को डेवलप करने के लिए EMS का यूज़ किया जाता है। नोट करना चाहें तो कर लीजिए। अच्छी लग रही है क्लास, चलो आगे बढ़ें। अच्छा यार, EMS तो हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना क्या है, MMS, ठीक है ना। MMS भी तो देख लें, MMS क्या है। चलो MMS, ये MMS क्या है, MMS की फुल फॉर्म क्या होगी, चलो देखें क्या होगी MMS की फुल फॉर्म। मिथाइल मेथन सल्फोनेट, मिथाइल मेथन सल्फोनेट, रुक जाओ, नीचे ही लिख देती हूँ, पेन धोखा दे रहा है। क्या होगी, मिथाइल मेथन मेथन सल्फोनेट, क्या इसे प्रोनाउंस करेंगे, देख लो, मिथाइल मेथेन सल्फोनेट, ठीक है। चलो अब इसके बारे में देख लें, ये MMS क्या है, वरना कुछ लोग मैसेज वाला समझने लगेंगे, है ना। चलो, इट इज़ ऑल्सो एन एल्काइल एल्कलेटिंग एजेंट, ये भी क्या है,
एल्कलेटिंग एजेंट है ये भी, है ना। लेकिन ये क्या ऐड करेगा, ये ऐड करेगा आपका मिथाइल ग्रुप, बट इट एड्स अ मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा। एक सेकेंड, ऐड एन मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। ये क्या ऐड करेगा आपका, ये मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा टू, चलो हो गया, टू ऐड मिथाइल ग्रुप। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। इसमें स्पेस इतना है नहीं कि नोट हो जाए। चलो, it methylates the bases in DNA which changes the DNA structure and can cause mutation। देखो अभी हमने पढ़ लिया था लास्ट में एथिलेट्स, ठीक है ना, एथाइलेट्स। अब ये मिथाइलेट्स क्या है, मिथाइलेट्स क्या है, ये मिथाइलेट्स का मतलब हो गया टू ऐड अ मिथाइल ग्रुप, टू ऐड मिथाइल ग्रुप, ठीक है, क्लियर। ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा, ठीक है ना, किसमें, इट मेथलेट्स द बेसिस इन डीएनए, ठीक है ना, डीएनए के बेसिस में, जिस वजह से जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और म्यूटेशन कॉज हो जाएगी, ठीक है। चलो इसका फैक्ट देख लेते हैं, ईएमएस इफेक्ट, एक मिनट, क्या होगा, कॉज बेस पेयरिंग एरर और एमएमएस इफेक्ट, डीएनए डैमेज होगा और म्यूटेशन, डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशन। चलो हो गया, देखो कितना कुछ हमने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल जो था उसमें, उसी से कितना कुछ हमने जाना। सिर्फ छोटा सा ईएमएस एमएमएस लिखा है, लेकिन देखो उसके बारे में कितना कुछ था जो हमने पढ़ा, है ना। नोट करना चाहोगे आगे बढ़े, आगे नोट कर लिया ना आप लोगों ने, सब नोट हो गया आपका। चलिए इतना तो हो गया, अब आ गए हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्या होगा, प्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप वेराइटीज यूजिंग रेडिएशन और केमिकल्स यूज्ड इन म्यूटेशन ब्रीडिंग। चलो अब ये आगे हमारे एग्जाम्पल्स किसके, इंड्यूस म्यूटेशन के। इससे क्या होगा, नई फसलें बनाने के लिए रेडिएशन या केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, क्लियर। फिर से बोलती हूँ, नई फसलें यानी क्रॉप बनाने के लिए, ठीक है ना, न्यू क्रॉप वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रेडिएशन और केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5 ब्रोमोयूरेसिल इंड्यूस्ड पॉइंट म्यूटेशन बाय मिमिकिंग थाइमीन। ये क्या है, ये क्या है, ये जो हमारा ब्रोमोयूरेसिल है, एक सेकेंड, 5 ब्रोमोयूरेसिल, ये क्या करेगा, थाइमीन की क्या करेगा, नकल करके पॉइंट म्यूटेशन करवा सकता है, ठीक है ना। जो 5 ब्रोमोयूरेसिल है, ये थाइमीन की नकल करके, थाइमीन की नकल करेगा और उससे क्या करा सकता है, ये पॉइंट म्यूटेशन करवा सकता है, क्लियर। आगे बढ़े, न्यूरोस्पोरा। अब ये न्यूरोस्पोरा क्या है, अ रेड ब्रेड मोल्ड यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च।
ये क्या है? ये एक लाल रंग की ब्रेड फफूंदी या फंगस है, ठीक है ना, जिसका यूज़ किया जाता है किसमें? जेनेटिक रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है। बीडल एंड टेटम यूज्ड किया था उन्होंने न्यूरोस्पोरा का प्रूफ करने के लिए वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। अब ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है क्या? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है, क्या है ये? मतलब ये हुआ ईच जीन इन आवर डीएनए, each gene in our DNA controls the production of one specific enzyme. देखो, ईच जीन यानी हर एक जीन जो है हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है क्या? प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक एंजाइम का। यही है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। क्लियर? अच्छा ये बताओ, एक सेकेंड, पेन, ये बताइए व्हाट इज न्यूरोस्पोरा? थोड़ा डिटेल में, है ना, डिटेल में जान न्यूरोस्पोरा क्या है। देखो न्यूरोस्पोरा क्रासा, ये क्या है? इज अ टाइप ऑफ फंगस, इज अ टाइप ऑफ फंगस। ये क्या है? एक फंगस का टाइप है, ठीक है ना। साइंटिस्ट यूज्ड इट इन जेनेटिक्स। किस में यूज़ किया? जेनेटिक्स में। बिकॉज, क्यों यूज़ किया साइंटिस्ट ने इसे जेनेटिक्स में? क्योंकि ये इजीली लैब में ग्रो हो सकती है। इट ग्रोज इजीली इन लैब, लैब्स में इजीली ग्रो कर सकती है ये, ठीक है ना। और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होती है, ठीक है ना। इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। और क्या है? इट्स गुड फॉर स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है ना। इट्स गुड फॉर, सॉरी, स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टडी करनी है ना हमें। इट्स गुड फॉर स्टडिंग जीन्स, जीन्स को स्टडी करने के लिए काफ़ी अच्छी है ये, ठीक है। ये क्या है? एक न्यूरोस्पोरा, ये एक लाल रंग की क्या है? हमने अभी बात करी थी फंगस है ये। रेड न्यूरोस्पोरा की अभी हमने जो बात करी थी, ये क्या है? लाल रंग की ब्रेड फफूंदी यानी फंगस है, जिसका यूज़ किया जाता है जेनेटिक रिसर्च ने। बीडल एंड टेटम ने इसको यूज़ करके हाइपोथेसिस दिया था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। चलो, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में क्या था? यानी एक जीन जो हमारी बॉडी में है वो कंट्रोल करेगा स्पेसिफिक प्रोडक्शन किसका? एक स्पेसिफिक एंजाइम का, ठीक है। ये क्या है? न्यूरोस्पोरा क्रॉसा एक फंगस का टाइप है। साइंटिस्ट ने इसे यूज़ किया था जेनेटिक्स में। क्यों किया था? क्योंकि ये इजीली ग्रो सकती है लैब में, इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम है ना, शॉर्ट है, और जीन्स की स्टडी के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, साइंटिस्ट ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट में? what did they do in the experiment? क्या किया था साइंटिस्ट ने? बताओ, पता है किसी को? बताइए। देखिए, दे यूज्ड रेडिएशन का यूज़ किया। रेडिएशन जैसे समझ लो एक्सरे, है ना, एक्सरे का यूज़ किया, ठीक है ना। और केमिकल्स का यूज़ किया गया, किसके लिए? टू क्रिएट म्यूटेशन इन न्यूरोस्पोरा। क्या किया इन्होंने? रेडिएशन और केमिकल्स का यूज़ किया न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन कराने के लिए, ठीक है ना, टू क्रिएट म्यूटेशन इन न्यूरोस्पोरा। सम म्यूटेटेड फंजाई
fungi could not grow without adding special nutrients. चलो पहले ये नोट करना चाहोगे, फिर समझते हैं इसको। देखिए समझते हैं, उन्होंने यूज़ किया रेडिएशन और केमिकल का, ठीक है, किसके लिए, न्यूरोस्पोरा में क्रिएट करने के लिए, क्या, म्यूटेशन। सम म्यूटेटेड फंजाई कुड नॉट ग्रो विदाउट एडिंग स्पेशल न्यूट्रिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद ये देखा गया कि कुछ म्यूटेंट्स जो हैं, ठीक है ना, कुछ खास पोषक तत्व यानी स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के बिना जी नहीं पाते। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से। इसका सिंपली यही मतलब है कि इसके बाद ये देखा गया, जब उन्होंने रेडिएशन और केमिकल्स यूज़ की म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए न्यूरोस्पोरा में, देन ये देखा गया इसके बाद कि कुछ म्यूटेंट हैं, ठीक है ना, वो जो हैं बिना स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के यानी पोषक तत्व के बिना नहीं जी पा रहे, ठीक है ना, नहीं जी पाते। क्लियर, चलो आगे बढ़ें। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि केमिकल्स का और रेडिएशन का यूज़ किया म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए न्यूरोस्पोरा में। इसके बाद ये देखा गया कि कुछ म्यूटेंट्स जो है कुछ खास पोषक तत्व यानी स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के बिना नहीं जी पाते। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो, this showed that the mutation had stopped a certain enzyme from working. इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि म्यूटेशन ने एक खास एंजाइम का, ठीक है ना, म्यूटेशन ने एक खास एंजाइम को बनना बंद कर दिया। नेक्स्ट, so they concluded each gene is responsible for making one enzyme। तो इससे ये पता चला कि हर एक जीन जो है ना, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, बनाने के लिए एक एंजाइम। क्लियर, क्लियर, नोट करना चाहो तो कर लो। फिर देखते हैं क्यों है ये इम्पॉर्टेंट, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। देखो कितना कुछ एक न्यूरोस्पोरा में ही कितना कुछ हमें पढ़ना है कि ये न्यूरोस्पोरा क्या है, एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या क्यों यूज़ किया गया, साइंटिस्ट ने इसे क्यों सेलेक्ट किया, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। भाई एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। मैंने पहले ही बोला था, हम चाहें, अब मैं सिर्फ न्यूरोस्पोरा बता देती कि ये जो है फंगस है, ठीक है, और हो गया काम ख़त्म। साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स में यूज़ किया और ये सब नहीं बताती तो कैसे चलता, अगर पेपर में आ जाता तो फिर आप कहते मैंने बताया ही नहीं, फिर मेरे ऊपर डाल दिया जाता कि मैंने तो बताया ही नहीं। चलिए, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। देखिए, दिस हाइपोथेसिस हेल्प द साइंटिस्ट understand how genes control traits by making specific protein or enzyme।
इससे ये पता चला, ठीक है ना, दिस हाइपोथेसिस हेल्प साइंटिस्ट समझने में कि कैसे जीन कंट्रोल करती है ट्रेट्स को, कैसे जीन ट्रेट्स को कंट्रोल करती है। जीन ये काम स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंजाइम बनाकर करते हैं। क्लियर? जीन्स जो कंट्रोल कर रहे हैं ट्रेट्स को, कैसे कर रहे हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम को बनाकर कर रहे हैं। नोट करना चाहें तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट यानी प्रोटोट्रॉप। बड़े प्रोटोट्रॉप, a wild strain that can grow minimal medium basic nutrients। क्या है अब ये प्रोटोट्रॉप? देखिए, a wild type strain that grow on minimal medium, मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे कि एक मिनट पेन ले लें। देखो, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए ये? जैसे हो गया आपका बैक्टीरिया, है ना, फंगस, फंगस हो गई, जो क्या है नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से सामान्य कह सकते हैं, ठीक है ना, और स्वस्थ होता है। इसमें कोई म्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है ना, म्यूटेशन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है। मिनिमल मीडियम से इसका क्या मतलब है? मिनिमल मीडियम क्या हो गया? ठीक है, बहुत ही बेसिक, ठीक है ना, बेसिक और पोषक तत्व वाला खाना, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स वाला, बेसिक न्यूट्रिएंट्स वाला खाना। जैसे कि कौन सा हो गया आपका? ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, बेसिक हो गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ठीक है। मिनिमल मीडियम, ठीक है, मिनिमल मीडियम हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही कम या और बेसिक न्यूट्रिएंट्स वाला खाना, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया। क्लियर? नोट करना चाहो तो कर लो। अच्छा, ये ऐसे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं ना, जो सिर्फ ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसे ही खाकर खुश हैं, ये उसे ही खाकर खुश हैं, जिंदा रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? नोट कर लिया? ये सिंपल बेसिक खाना खाकर ही खुश हैं, बढ़ सकते हैं, अच्छे से बढ़ते हैं, और वही है हमारे प्रोटोट्रॉप। इसमें म्यूटेशन नहीं होगा। वाइल्ड टाइप स्ट्रेन यानी इसमें आ गए हमारे बैक्टीरिया और फंगस, जो ग्रो हो सकते हैं सिर्फ साधारण बेसिक न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाकर। आगे बढ़ें। अच्छा, एक टॉपिक हमें और पढ़ना है जो इसमें ऐड करना रह गया, ऑक्सोट्रॉप। ऑक्सोट्रॉप क्या है? एक सेकेंड। एन ऑक्सोट्रॉप is an organism like बैक्टीरिया हो गए हमारे, बैक्टीरिया हो गए और फंगस हो गई, ठीक है ना। एन ऑक्सोट्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया और फंगस की तरह ही है, ठीक है ना। हैज़ अ म्यूटेशन इन अ जीन needed to make a certain nutrients। कौन कौन से हो गए न्यूट्रिएंट्स? लाइक अमीनो एसिड और विटामिन। नोट कर लीजिए, फिर इसे हम समझते हैं। देखिए, ऑक्सोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस हो गई, जिसमें किसी ज़रूरी जीन में, ठीक है ना, किसी ज़रूरी जीन में क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो गया होता है, जिस वजह से वे खुद कुछ ज़रूरी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं नहीं बना पाते, जैसे कि अमीनो एसिड और विटामिन। नोट कर लीजिए जल्दी से।
क्लियर हो गया? इसमें क्या होगा, किसी ज़रूरी जीन में म्यूटेशन हो गया होता है जिस वजह से वो खुद कुछ ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अमीनो एसिड और विटामिन है, वो नहीं बना पाते। क्लियर? नेक्स्ट होगा हमारा पॉइंट, सो इट कैन नॉट मेक दैट nutrients on its own anymore, and it need that nutrients to be supplied from outside to grow। नोट कर लीजिए, फिर समझते हैं हम इसको। देखो, सो इट कैन नॉट बी मेक दैट न्यूट्रिएंट्स ऑन इट्स ओन एनीमोर, तो अब वो खुद से जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकते, ठीक है ना, नहीं बना पाते, तो क्या ज़रूरी होती है, तो उसको बढ़ने के लिए बाहर से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व देना पड़ता है ताकि वो ग्रो हो सके। क्लियर? नोट कर लीजिए, जब उसके पास अब वो नहीं बना सकता खुद से न्यूट्रिएंट्स, तो उसे बाहर से सप्लाइड करना पड़ता है, देना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, ताकि वो ग्रो हो सके। चलिए देखिए, आज की क्लास में इतना ही। मैंने पहले बोला था बहुत बड़ा टॉपिक है। कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशंस, देखिए कितना कुछ है। यूप्लॉइडी हो गया, टाइप्स हो गए इसके, पॉलीप्लॉइडी हो गया उसके टाइप्स, ऑटो पॉलीप्लाइडी, ओलोपॉलीप्लाइडी, कितना कुछ है, कैसे होता है, क्रोमोसोमल एबर्शन, डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन, इंटरकैलरी डिलीशन, इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ड्रोसोफिला, कितना कुछ है। देखो यार, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हम कल की क्लास में ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। कल नहीं हो पाएंगी सारी, फिर से कहूँगी, क्योंकि डिटेल में आप देख ही रहे हैं कितना टाइम लग जाता है। तो हम परसों तक कंप्लीट होगा हमारा, तो कल हम पढ़ेंगे, देन परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और इसी वीक हमारा ये सब कंप्लीट होने वाला है चैप्टर पूरा डिटेल में। और अच्छी लगी हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, पेशेंस, स्पेशली आप इतना पेशेंस रखे हुए हैं, और थैंक यू सो मच। देखो क्लासेस ये मत देखना इतनी हो गई कि 30 हो गई कि 40 हो गई कि 100 हो गई। जब सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आ रहा है, आपका है ही पूरा बायोलॉजी का सब्जेक्ट, ठीक है ना, एग्जाम में आपको सिर्फ बायोलॉजी ही दी हुई है, करंट अफेयर वगैरह जो होंगे वो अलग बात है, बट जो मेन सब्जेक्ट हमारा है बायोलॉजी, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं 50-60 क्लास में ऐसे कंप्लीट हो जाए बस शॉर्ट में पढ़ के। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आप ये सोचें एक अपने दिल को तसल्ली के लिए कि बस 60-70 क्लास वाला बैच लेके कंप्लीट कर लूँ, तो देखो वो खुद के साथ धोखा देने वाली बात है। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिशन लेवल पे, स्पेसिफिक आपका टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए है, तो आपको उसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ मत देखिए कि एक क्लास 2 में ख़त्म हो रही है, 3 में। आप ये देखिए आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, आपको जो चाहिए कंटेंट, जो चीज़ आपके टॉपिक्स हैं प्रॉपर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है। अब हमने सोचो कितना कुछ पढ़ लिया, एक ईएमएस और एमएमएस में ही हमने कितना कुछ पढ़ लिया। अब एग्ज़ाम में अगर आ जाता हूँ मैं, सिर्फ शॉर्ट में ऐसे ही बोल देती कि ये सिर्फ ईएमएस एमएमएस इज़ अ एग्जाम्पल, ठीक है, इस चीज़ का एग्जाम्पल है, इसमें मिथाइल ग्रुप है, इसमें मिथाइल ग्रुप है, दैट्स इट। और पेपर में आ जाता क्वेश्चन तो कैसे करते हैं, है ना। तो बस यही है, बस ऐसी सपोर्ट करते रहिए। और थैंक यू सो मच अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड पेशेंस। एंड अगर अच्छी लगती हो क्लास, दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स जो भी इसकी तैयारी कर रहे हो, कोई टीजीटी बायोलॉजी कर रहा हो, तो उसके लिए भी ये क्लासेस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ उन तक इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, क्लासेस शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।